नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको आज के दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। पीएम मोदी कल काशी में रहेंगे। इस दौरान क्या कुछ खास हो सकता है आपको समझाएंगे। वहीं देश की संसद में अब ट्रंप के मुद्दे के बाद आज विपक्ष ने एसआईआर को लेकर हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया जिस पर खुद चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज कर दिया, ये भी समझाएंगे। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में क्या बड़ा खुलासा हुआ है जिसने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन 360 की शुरुआत आज करेंगे कल होने वाले पीएम मोदी के काशी दौरे से। देखिए खास रिपोर्ट। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। करोड़ों की सौगात का मंच लगभग तैयार है। महादेव की नगरी सज चुकी है। जनता बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री के स्वागत करने का इंतजार कर रही है। दरअसल 2 अगस्त को पीएम मोदी 51वीं बार अपने कर्मभूमि संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा करेंगे और जनता को हजारों करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 2 अगस्त को वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर कुछ नई किस्म की ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर यहाँ पर लोगों को दी जाएंगी। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर उद्बोधन होगा। ये मुख्य कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जनसभा का कार्यक्रम, इसको लेकर के पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियाँ कर रखी है। लगभग 5000 की संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान 8 कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की जा रही है। 10 क्यूआरटी टीम्स बनाई गई है। पूरे एरिया का ड्रोन सर्वे कराया गया है। आम पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसलिए जो भी पार्किंग निर्धारित की गई है वो कार्यक्रम स्थल से 300 या 400 मीटर की दूरी पर ही है। पूरे रूट पर फोर्स और बैरिकेडिंग ये की गई है। पूरा फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। यहाँ पर एटीएस के जवान भी तैनात होंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम एनएचजी का यहाँ पर लगाया जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो लोग इस सभा में आ रहे हैं उनकी सुविधा को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले वाराणसी में जारी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी शुक्रवार को महादेव की नगरी पहुंचे। सीएम योगी वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। सीएम योगी 2 अगस्त को पीएम मोदी के साथ वो सेवापुरी के बनौली में मंच भी साझा करेंगे, जिसमें जनता को करोड़ों की सौगात दी जानी है। इस हफ्ते में सीएम योगी पीएम मोदी की जनसभा के लिए जारी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। इससे पहले सीएम योगी हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को काशी आए थे। तब उन्होंने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा था कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी का 51वां दौरा वाराणसी वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी इस बार महादेव के महीने में काशी को जो करोड़ों की सौगात देंगे, वो महादेव की नगरी वाराणसी को अलग ही चमक देगी। ये सौगात काशी का कायाकल्प कर देगी। पीएम कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी अपने दौरे पर वाराणसी भदोही मार्ग और छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन भी होगा, जो मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर भीड़ को कम करेगा। पीएम मोदी कई ग्रामीण और शहरी सड़क मार्गों के चौड़ीकरण और लेवल क्रॉसिंग, 22C तथा खालिसपुर यार्ड में रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट और बिजली के बुनियादी ढांचे के भूमिगतकरण यानी बिजली के तारों को जमीन के नीचे करने से संबंधित कार्यों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी घाटों के पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और जल शुद्धिकरण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जल निकायों के संरक्षण के लिए विभिन्न कुंडों में जल शुद्धिकरण और रखरखाव कार्यों का शिलान्यास करेंगे।
जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। जखीनी, लालपुर सहित अन्य सरकारी हाई स्कूलों के नवीनीकरण और नई जिला पुस्तकालय के निर्माण का शिलान्यास भी करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एक होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उद्घाटन करेंगे। पीएम काशी संसद प्रतियोगिता के तहत स्केचिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, खेलकूद, ज्ञान प्रतियोगिता और रोजगार मेला जैसे विभिन्न आयोजनों के लिए पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 7,400 से अधिक दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को सहायता उपकरण भी वितरित करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 2 अगस्त को वाराणसी में हो रहा है। हम जानते हैं जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते हैं। कुल 38 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होनी है और लगभग 14 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। दोनों को जोड़ करके लगभग 52 परियोजनाएं हैं और 52 परियोजनाओं की जो राशि है वो लगभग 2200 करोड़ रुपए की। पीएम मोदी न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र महादेव की नगरी वाराणसी के दौरे पर काशी को तो करोड़ों की सौगात देंगे ही, मगर वाराणसी से ही शनिवार को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत पीएम मोदी 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि को सीधी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि देश के किसानों को दी जा चुकी है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा बेहद ही खास रहेगा, क्योंकि ये काशी के कायाकल्प से किसानों को सशक्त बनाने के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। अगली खबर एसआईआर को लेकर मचे सियासी घमासान की है। एसआईआर पर सियासत संसद से लेकर बिहार तक अपने चरम पर है, लेकिन आज संसद के बाहर राहुल गांधी ने इसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा दावा कर दिया जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनाव आयोग ने खुद इस पर अपनी प्रतिक्रिया तक तुरंत दे दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। संसद का कोई सत्र चल रहा हो और उसकी सुर्खियों में राहुल गांधी ना हो, ये अब उस कहावत जैसा हो गया है जैसे बिन पानी सब सून। अभी तक ट्रंप का मुद्दा राहुल गांधी की जुबान पर दौड़ रहा था। जब मोदी सरकार ने इस पर भरे सदन में जवाब दे दिया तो अब फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोपों के तीर चला दिए हैं और इस बार कुछ बड़ा सबूत होने का दावा ठोक रहे हैं, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो,
रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है ये तो पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी इस बार कुछ बहुत बड़ा अपने हाथ लगने की बात कर रहे हैं। अब वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं, इसको लेकर सीधा सवाल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से किया तो जवाब क्या आया आप खुद सुनिए। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया, ये पहली बार नहीं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे एक खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलते हैं। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है, और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। राहुल गांधी ने जो बयान दिया ये कोई आम आरोप नहीं था, बल्कि ये ऐसा दावा है जो देश के करोड़ों लोग सुनते हैं और ऐसे बयानों से अपना ओपिनियन बनाते हैं। जाहिर है कि ये बयान सियासत से ओतप्रोत है, तो फिर ये करोड़ों लोगों के मन में चुनाव आयोग के खिलाफ गलत छवि बनाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये बात चुनाव आयोग भी समझता है, इसलिए राहुल गांधी के इस बयान पर चुनाव आयोग की भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग का जवाब। आयोग ने राहुल के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि वो ऐसे आरोपों को नजरअंदाज करता है। साथ ही आयोग ने अपने सभी चुनावी कर्मियों को ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान न देने और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से काम जारी रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को ईमेल भेजा, लेकिन वो पेश नहीं हुए। 12 जून 2025 को उन्हें पत्र भी भेजा गया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने अब तक किसी भी मुद्दे पर आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा है। जब राहुल गांधी को आपत्ति जताने के लिए बुलाया जाता है तो वे आते नहीं, और अब आयोग के कर्मचारियों को धमकाने तक लगे हैं। चुनाव आयोग ने अपने सिरे सीधे तौर पर राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया और अपने कर्मियों से अपील की है कि वे बिना किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखें। उधर सदन में शुक्रवार को पूरा दिन SIR का मुद्दा गूंजता रहा। राहुल गांधी ने भी ये दावा SIR के मुद्दे को लेकर ही किया, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री के बाद बीजेपी के और नेताओं ने भी राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। गांधी की सारी खुंदक इसीलिए है उनको वोट नहीं मिलता, तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, इसका हम क्या करें? ये मुझे बताइए कि जब वो जीते आंध्र प्रदेश पर, चुनाव आयोग और वोटों पे ठीक था, जब जीते हिमाचल प्रदेश तो ठीक था। ये क्या मजाक करते हैं? जनता को क्यों इस तरह से धोखे में रखने की कोशिश करते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है। राहुल गांधी जी को दुनिया में
तो छोड़िए, भारत में कोई सीरियसली लेता नहीं, इतने 90-100 चुनाव हार चुके हैं। इनके अलाइज भी इनको बोलते हैं कि इनसेंसिबल है, इमेच्योर है। ये लेफ्ट के नेताओं ने बोला है, आतिशी जी और आम आदमी पार्टी ने बोला है, फलाने ने बोला है। मैं तो कहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, शशि थरूर जी और राजीव शुक्ला जी मान ले स्टेटमेंट को। राजीव शुक्ला जी को पूछा गया माइक लगा के कि भाई बताइए इकोनॉमी डेड है, शशि थरूर जी को पूछा गया तो हंसने लगे वो राहुल जी को। तो जब अपने नेता आपको सीरियसली नहीं लेते, और देखिए ना क्या बोला जाए। दरअसल देश में होने वाले हर चुनाव से पहले मानो ये रिवाज बन गया है कि विपक्ष चुनाव आयोग का मुद्दा उठाएगा ही। वोटर लिस्ट की जांच की जाती है तब भी उसे दिक्कत होती है। जब ये इंटेंसिव रिवीजन नहीं होता था तब भी विरोध होता था। आखिर विपक्ष चुनाव आयोग का विरोध क्यों करता है? इसकी कंफ्यूजन शायद अभी तक उनके मन में है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले भी जितनी बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, कोर्ट ने वो बेबुनियाद ही पाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नकली जोड़ घटाव हुआ। चुनाव आयोग ने दिसंबर 2024 में कांग्रेस को इसका जवाब भेजा, जिसमें सभी तथ्यों की जानकारी थी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यानी राहुल गांधी का ये आरोप गलत साबित हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक लोकसभा में एक लोकसभा सीट में चुनावी हेराफेरी स्वीकार का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इसे बेसलेस बताया और राहुल गांधी का ये आरोप भी खारिज हुआ। राहुल गांधी ने एक अमेरिका दौरे पर भी 58 से 66% वोटर टर्न आउट बढ़ने को असामान्य बताया। चुनाव आयोग ने इसे तथ्यात्मक गलत विचार करार दिया और साफ किया कि वोटिंग के 5 बजे के आंकड़े होने छोड़ने के बाद भी अंतिम टर्न आउट बनाए जाते हैं और 2019 की तुलना गलत तरीके से की गई। बिहार में एसआईआर की शुरुआत के बाद से ही इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष एसआईआर की खिलाफत में बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी होने पर विपक्ष का इस पर क्या रुख रहता है, देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर उस मामले की है जो 17 साल पुराना है, लेकिन फिलहाल सियासत का बड़ा केंद्र भी बन चुका है। साल 2008 में मालेगांव में हुए बॉम्बे ब्लास्ट केस में सभी आरोपी तो बरी हो गए, लेकिन इस केस में आतंकवाद को भगवा से जोड़ा गया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद। इस बयान में जो कहा गया है वो सुनकर आपके ही नहीं पूरे देश के कान खड़े हो गए हैं। हर किसी के जहन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग हैरान हैं कि जब 17 सालों बाद इस केस के आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो इसमें ये नया एंगल क्या है। हम आपको सब कुछ समझाएंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस शख्स को जान लीजिए जिसने ये बयान दिया है। ये उस एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर हैं, जो मालेगांव ब्लास्ट के बाद की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा थे। इसलिए इनके आरोपों ने सनसनी फैला दी है। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक
झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब भगवा आतंकवाद। महबूब मुजावर जिस तपास शब्द का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब जांच होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 2008 में जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो उसी केस की जांच के लिए एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर को हर जरूरी चीजें दी गई थी और इसी जांच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए, जबकि महबूब मुजावर के मुताबिक ये गलत था क्योंकि मोहन भागवत का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। और जब महबूब मुजावर ने इस आदेश का विरोध किया और उसे मानने से इनकार कर दिया तो मुजावर के ऊपर ही गलत केस लगाकर जेल में डलवा दिया गया। और मुजावर के मुताबिक इस केस के जांच के पीछे का मेन मकसद ही भगवा आतंकवाद था। भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे वो, मुझे धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे ही से करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया तो इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए और वहाँ पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया। महबूब मुजावर की आरोप कोई मामूली बयान नहीं है। ये पहचान, सियासी अरमान और झूठ का वो निशान है जो सीधा सवाल उस समय के सिस्टम पर खड़ा करता है। सवालों की जो गर्माहट वो ज्वालामुखी बन चुकी है। क्या जानबूझकर भगवा आतंकवाद का नाम देकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई? जब मोहन भागवत का इस केस की चार्जशीट तक में नाम नहीं था तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया गया? एटीएस अधिकारी मुजावर के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काम करने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया? क्या इस साजिश के पीछे राजनीतिक मंशा भी थी? क्या आतंकवाद से मोहन भागवत का नाम जोड़कर आरएसएस को बदनाम करने की साजिश थी? मालेगांव ब्लास्ट में उस समय जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया है। इसलिए सवाल और गंभीर हो जाते हैं। आखिर किसके कहने पर यह गलत जांच की गई और क्या असली आरोपियों को इसकी आड़ में बचाने की कोशिश हुई है? अब इसके जवाब तो अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर हावी हो गई है। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया
तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई है वो गलत है। महबूब मुजव्वर के आरोपों के आधार उस एटीएस टीम के हेड परमवीर सिंह और इनके भी उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, जो महबूब मुजव्वर पर लगातार मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बना रहे थे और इसी के माध्यम से भगवा आतंकवाद टर्म देकर हिंदू धर्म की छवि को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। इसी बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है। जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपना लिया है, भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही नहीं। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है और कांग्रेस सीधे तौर पर सवालों के कटघरे में खड़ी है। चलिए यहाँ रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर भी सियासी है, पर ये यूपी से। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था पीडीए, जो वोटर्स को साधने के लिए सियासी था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ सपा का ये पीडीए पाठशाला बन गया है, जिसको लेकर सपा विवादों में घिरती नजर आ रही है। सहारनपुर से शुरू हुआ ये मामला अब भदोही और कानपुर तक जा पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। जब शिक्षा का मंदिर सियासत का अखाड़ा बन जाए तो दांव पर लगते हैं पीढ़ियों के सपने, दांव पर लगता है देश का भविष्य। ये वो बच्चे हैं जिनके कांधों पर आने वाले भविष्य में देश की जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन विडंबना देखिए, जिन आंखों में देश और दुनिया को बदलने के सपने बुनने चाहिए, उन नन्ही आंखों को सियासत का ककहरा पढ़ाकर कौन सा बीज बोया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर, कानपुर, भदोही जिले से आई पीडीए पाठशाला की ये तस्वीरें एक चेतावनी है।
चेतावनी शिक्षा और सियासत के बीच के लाइन ऑफ कंट्रोल को समझने की। सहारनपुर से शुरू हुई ये पाठशाला अब मिर्जापुर, भदोही और कानपुर तक पहुंच गई है। लेकिन अब ये पाठशाला जो सपा के हिसाब से सिर्फ शिक्षा की बात कर रही है, अब ये कानून की चौखट पर खड़ी है। जानकारी मुझे मिली कि कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा वहाँ स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके, जो कि यूनिफॉर्म में थे, एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष का बैनर लगा करके उनके द्वारा जो है पॉलिटिकल बयानबाजी कराई गई। ज्ञान तत्काल लिया गया और इसकी जांच कराने के लिए मेरे द्वारा सीडीओ को, एसडीएम को और जो डीएसए हैं उनको मौके पर भेजा गया। तो ये बात सही पाई गई, वेरिफिकेशन हुआ तो ये बताया गया कि बच्चों को जो है बरगला करके उनको टॉफी खिलाने के बहाने से या उनको जो है पेंसिल इत्यादि का लालच लेकर के, इस संबंध में फिर उनसे आख्या लेकर के बाकायदे डीएसए के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने में और इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरवल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रत्ना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने आदि के आरोप अंकित किए गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। दरअसल यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे सरकारी प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया है, जिसका नाम पीडीए पाठशाला रखा गया है। सपा का दाव है कि ये पाठशाला सरकार की विफलताओं को उजागर करने का एक माध्यम है, जहां बच्चों को संविधान, समानता और अधिकारों की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता। उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया और उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद हो गए। कई जिलों में ये पाठशाला गांव के चबूतरों, पार्कों या स्कूलों के बाहर लगाई गई। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में बुलाया गया और सपा नेताओं ने वैकल्पिक शिक्षा के नाम पर उन्हें राजनीतिक नामों से जुड़ी परिभाषाएं बताई जा रही थी। सपा की इस पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब आम्बेडकर, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते इसी पीडीए पाठशाला को लेकर कई जिलों में सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सपा के शिक्षा राजनीतिकरण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में हमारे संवाददाता यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक लगातार क्रांतिकारी काम हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। सर, लगातार सरकार की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहा है, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार उस पर जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर तमाम जो है बवाल खड़ा कर रहा है। वहीं उसको लेकर अब पीडीए पाठशाला चल रही है, कानपुर, महोबा और तमाम ऐसी जगहों से सूचना मिली है कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला चला रही है। कैसे देखते हैं? नहीं, कई जगह से सूचना है, मीडिया के साथियों ने भी इस पर बहुत सारे जिज्ञासाएं और प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। अफसोस है कि समाज मिल जाएगी कि जिन बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट में, कॉलेजों में जाने की आवश्यकता है, उन बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाकर या बैठाकर आखिर समाजवादी पार्टी के लोग प्रदेश के बच्चों के भविष्य को खराब क्यों करना चाहते हैं? उन्हें राजनीति करनी है, राजनीति करें, उनको पीडीए चलाना पीडीए चलाएं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके अगर वो सियासत करने की कोशिश करेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। एक तरफ यूपी हर क्षेत्र में मिसाल पेश कर रही है,
चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में यूपी की अलग पहचान बनती जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल विकास की रफ्तार को राजनीतिक चश्मे से देख रही है और मासूम बच्चों के साथ ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब आम्बेडकर, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाकर शिक्षा के स्तर को नीचे गिरा रही है। सर, पाठशाला में जो पढ़ाई कराई जा रही है उसमें ए से अखिलेश, एम से मुलायम सिंह यादव, डी से डिम्पल, ये कौन सी पाठशाला है? गलत है जी। किसी भी पाठशाला में, किसी भी शैक्षिक संस्था में किसी एक दल के छोटे बड़े नेताओं के नाम को नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी पार्टी की विचारधारा को नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी के एजेंडे को नहीं पढ़ाया जा सकता। यदि कोई दल और दल के लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये समाज विरोधी कदम है, इसका हम विरोध और निंदा करते हैं। एक तरफ योगी सरकार यूपी को शिक्षा का हब बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ सपा के लोग सत्ता की चाह में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सपा के इस रवैये से एक बात तो साफ है कि जब शिक्षा राजनीति की राह पकड़ ले तो सवाल सिर्फ सिलेबस का नहीं होता, सवाल उस पीढ़ी का होता है जो कल का भविष्य लिखेगी, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी खास भूमिका निभाएगी। फिलहाल यूपी की पीडीए पाठशाला पर अब अदालत और जनता दोनों की नजरें हैं, क्योंकि ए फॉर अखिलेश यादव की इस क्लास में अब कानून की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बात करें तो सरकार लगातार अब जो है बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक भी व्यावसायिक शिक्षाओं को पढ़ाने की जोर दे रही है, लगातार शिक्षा पे जोर दे रही है। लेकिन ये पीडीए को बीच में ला के जिस तरह ये लोग क्लासेस चला रहे हैं और तमाम शहरों में इस तरह पीडीए क्लास चल रही है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? पीडीए के नाम पे पाठशाला चलाने के बजाय, पीडीए के नाम पर एक दल के नेताओं के नाम का उच्चारण करने के बजाय समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो सरकार की बेहतर योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जो पीडीए के लोग हैं जिन्हें वो मानते उनको प्रेरित करें, वो स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में आके पढ़ के अपने भविष्य को बनाएं। समाजवादी पार्टी के लोगों को बच्चों के भविष्य को खराब करने से बचना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी को जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें उन पीढ़ियों जो बच्चे हैं, उन पीढ़ियों में जो बच्चे आते हैं, उनकी शिक्षा के लिए ज़्यादा जोर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, लखनऊ। चलिए यहाँ रुक लेते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, लेकिन उसका पूरा कनेक्शन भारत से है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। इस पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आखिर ट्रंप के इस बदलते फैसले के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में जानिए। मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या करना। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है। अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत को झुकाने की, लेकिन भारत का जवाब एकदम साफ है कि भारत झुकेगा नहीं, हर कदम पर डट के जवाब देगा और हर कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेगा। भारत के लिए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा ही नहीं बल्कि राष्ट्रहित का सवाल बन चुका है। ऐसे में भारत सरकार न तो धमकियों से डरने वाली है और न ही दबाव में आने वाला है। और ट्रंप को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये नया भारत है जो मोलभाव नहीं सीधे मोर्चा खोलना जानता है।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत से आने वाले आयात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन अब खुद ट्रंप अपने इस फैसले से पीछे हट गए हैं। अब आखिर भारत के साथ व्यापार के फैसलों पर ट्रंप की इस बेताबी की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टाले गए फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप इस टैरिफ को 1 अगस्त से लागू करने वाले थे, लेकिन अब ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगा रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बताकर 25% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अब अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी नहीं खरीदेगा। यानी भारत ने अपना इशारा दे दिया है। अब भारत न हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेगा और न व्यापार के लिए उसके दबाव में झुकेगा, क्योंकि मामला अब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अब ये मामला भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर भी आ गई है। अमेरिका बार बार धमकी देता है, लेकिन भारत अब जवाब देना जानता है, तथ्य से भी और फैसले से भी। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to, and are confident that the relationship will continue to move forward. दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के कहने पर अपने नियमों में बदलाव करेगा, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जवाब चाहे जो हो, मगर ये हकीकत तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बेताब हो गए हैं, हताश हो चुके हैं और भारत और रूस की यारी देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक तरह से कहें तो भारत से चिढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने अपने दोस्त रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अब आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे के कारण क्या है, वो जान लेते हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद एक बड़ा कारण है। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस व्यापार में भारत को अमेरिका से आपत्ति है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति। अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वो स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। अमेरिकी मार्केट में भारत ज्यादा जगह चाहता है। भारत चाहता है कि उसके कपड़े, गहने, चमड़ा और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिकी मार्केट में जगह मिले। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। भारत सरकार ने डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया है, यानी भारतीय यूजर्स का डेटा सिर्फ भारत में ही स्टोर होगा और विदेशी कंपनियां इसे भारत सरकार की अनुमति के बिना एक्सेस नहीं कर सकेंगी। भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करे। अमेरिकी राष्ट्रपति क्रेडिट लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भारत के बार बार इनकार करने के बाद भी ट्रंप करीब 30 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने व्यापार के नाम पर रुकवा दी। उनके व्यक्तित्व के हल्केपन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भारत में एक कहावत है कि ऐसे लोगों के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार ही सही रहता है, क्योंकि ट्रंप ऐसे ही लोगों से सही रहते हैं। चीन ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और वो नरम पड़ गए। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आर्थिक तरक्की करने वाला देश बन गया है। भारत एक उभरती महाशक्ति है और वो बराबरी के आधार पर समझौता चाहता है। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है और दबाव बनाने के लिए भारत रूस रिश्ते का जिक्र करके और जिन पाकिस्तान के पास खुद का तेल नहीं है, उस पाकिस्तान से तेल खरीदने का दांव चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उस पर भारत समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत एक संतुलित समझौता चाहता है जो उसके 140 करोड़ लोगों, विशेष रूप से 70 करोड़ कृषि निर्भर आबादी के हितों की रक्षा करे। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए DDUP। नमस्कार।